स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपथ में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, स्कॉटलैंड में ली अंतिम सांस। विवादों में घिरे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कहा हिंदू है एक नंबर के ढोंगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, गरबा पंडाल में नहीं मिलेगा प्रवेश, बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुस्लिमों ने हिंदुओं पर किया हमला, हिंदू मुस्लिम का ये विवाद लिस्टर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्टर में जनपद को 204 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। तो चलिए देखते हैं बुलेटिन की खबरों को विस्तार से। बात करें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरी दुनिया में मातम छा गया है। महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंघम पैलेस में बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। इससे पहले उनके ताबूत को बकिंघम पैलेस में वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन के बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां रानी 3 दिनों के लिए राज्य में लेटी रहेगी। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। यह स्थल प्रतिदिन 23 घंटे तक खुला रहेगा। ब्राजील में अनोखे अंदाज में महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी गई। ब्राजील के क्लास्टर द रिडीमर की विशाल प्रतिमा पर यूनाइटेड किंगडम के झंडे के लाल, नीले और सफेद रंगों की रोशनी की गई। इससे पहले पेरिस में एफिल टावर को लाइटों को बंद कर दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरी दुनिया में शोक फैला हुआ है। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने उनके निधन पर कहा कि वह एक असाधारण महिला थी। युवा हो या बूढ़ा, कोई संदेह नहीं है कि सभी के लिए आज एक अध्याय आज समाप्त हो रहा है। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। इससे पहले उनके ताबूत को बकिंघम पैलेस में वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां रानी 3 दिनों के लिए राज्य में लेटी रहेगी। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। यह स्थल प्रतिदिन 23 घंटे तक खुला रहेगा। अगली खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को हिंदुओं को ढोंगी कहने वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह बयान बुधवार को नर्मदा जिले के पोइचा गांव में जैविक खेती के विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए दिया था। राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, वे गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं। एक बार जब वह दूध देना बंद कर देती है तो वह उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू एक नंबर के ढोंगी है। हिंदू धर्म और गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जाते हैं ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। मैं कहता हूं कि अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कह रहा हूं कि रासायनिक खाद के प्रयोग से ही आप पशुओं को मार रहे हैं। यदि आप जैविक खेती अपनाते हैं तो इससे आप पशुओं को जीवन देंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रविवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक कृषि में पीएचडी कार्यक्रम की शुरुआत की। गुजरात विश्वविद्यालय में बीएससी, एमएससी, पीएचडी के अलावा अब प्राकृतिक कृषि में भी पढ़ाई जाएगी। प्राकृतिक खेती में पीएचडी कार्यक्रम किसी राज्य विश्वविद्यालय में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। इसमें पर्यावरण प्रबंधन, नवाचार, उद्यमिता, कृषि उद्यमिता, कृषि व्यवसाय, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए। भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो
उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती है। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो, गौ माता की पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों साहब? ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी जय। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाना अब जरूरी होगा। बिना पहचान पत्र के गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं मिल सकता। तभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लव जिहाद के मामले रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने हाल ही में ग्वालियर में दिए गए बयान में कहा था कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे। अब सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग रहे। गरबा पंडाल में जो भी आए आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए। बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश अब नहीं कर सकता। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हमारे लोग और सहयोगी संगठन सभी जागरूक हैं, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन गए थे। इसलिए अब जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में न आए। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ समुदाय सामाजिक कार्यक्रम के टारगेट कर रहे हैं और इसी के साथ ही गरबा पंडाल के माध्यम से लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसे रोकने की अब जरूरत है। समाज घुस जाते, दूसरे धर्म घुस जाते, उसको लेकर अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश है? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं ब्रिटेन में, जहां पाकिस्तानी मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। हिंदू मुस्लिम का यह विवाद लेस्टर में हुआ। यहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशान बनाते हुए उनके घरों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। दरअसल ये विवाद क्रिकेट की हार जीत से शुरू हुआ। 28 अगस्त को एशिया कप में भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद 6 अगस्त को लिस्टर में गुस्साए पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घर के आगे लगे केसरी रंग के झंडे को उखाड़ रहा है।
एक महिला चिल्लाते हुए इसका विरोध कर रही है। एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स पर चाकू से हमले करने की भी कोशिश की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला प्लांटर था। लोग हथियार लेकर आए थे, नस्लीय टिप्पणियां कर रहे थे, जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे। इसके बाद से लिस्टर में तनाव बना हुआ है। लिस्टर में मेयर पीटर सोलसबी ने हिंदू मुस्लिम का विवाद देखते हुए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल हिंदुओं की सरपक्षा बढ़ा दी गई है। लिस्टर शायर पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट अहमद स्टॉल ने कहा कि शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इस नोटिस का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने को लेकर नोटिस जारी किया है, लेकिन स्थानीय पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब हिंदुओं के घर में हमले किए जा रहे थे, उस वक्त पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनपद वासियों को कई विकास योजनाओं की सौगात दे दी। दोपहर 2:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा। यहां से वह एक कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनके साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में जनपद को 204 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें लगभग 161 करोड़ की परियोजनाओं का जहां मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, तो लगभग 42 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास भी किया। कलेक्ट्रेट में परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर ही अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसे शिकंजे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आमजन के लिए अपील किया कि अपराधियों को सामाजिक व्यवस्था के दायरे से दूर करने में साथ दे। सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री ने ITI व पुलिस लाइन में बने निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण भी किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद के 2.5 घंटे तक रहे। वहीं पे 2:45 बजे कलेक्टर में पहुंचे, जहां 4 बजे तक रहे। 4 बजे से 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री 2 परियोजना का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुलिस लाइन में बने आवासीय भवनों का भी निरीक्षण करेंगे। 203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इनमें 32 परियोजनाएं जो 161 करोड़ 70 लाख रुपए की है, इनका लोकार्पण हुआ है। ये परियोजनाएं पशुपालन विभाग से संबंधित है, लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, कारागार प्रशासन से है, जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन, व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण, उद्यान, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण और राज्य सड़क परिवहन निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। साथ ही 15 परियोजनाएं जो लगभग 42 करोड़ की है, इनका शिलान्यास हो रहा है, जिनमें बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इन सभी का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के 203 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विधानसभा चुनाव के उपरांत पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मऊ जनपद वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। इससे पहले दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट सुबह करीब 11 बजे पहुंची थी। यहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के पारंपरिक कलाकारों ने लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया।
इस दौरान वे खुद को नहीं रोक सके और कलाकारों के साथ एयरपोर्ट पर ही डांस करने लगे। शेख हसीना की यात्रा के समय दरगाह को सुरक्षा के लिए लिहाज से पूरी तरह खाली कर दिया। शेख हसीना के गुजरने के बाद सड़क से निकलने वाली गाड़ियों को भी बंद कर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के 30 से ज्यादा मंत्री और रिश्तेदार भी आए हैं। जियारत के दौरान खादियों और अन्य लोगों से मोबाइल बाहर रखवा लिए गए थे। शेख हसीना ने दरगाह कमेटी की विजिटर बुक में बांग्लादेशी भाषा में अपना संदेश लिखा। इसके बाद उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का भी दस्तारबंदी यानी साफा बांधना की गई। करीब 1 घंटे तक दरगाह में जियारत के करने के बाद शेख हसीना का काफिला बजरंगगढ़ स्थित सर्किट हाउस पहुंचा। शेख हसीना व उनके प्रतिनिधिमंडल ने यहां रेस्ट किया और जयपुर के लिए रवाना हो गए। शेख हसीना ने दरगाह में जियारत कर बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत संबंध और देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारे की दुआ की। दरगाह कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया गया और आस्थान शरीफ में दुआ मांगने के बाद उन्हें तबरुक भेंट करने के साथ ही तलवार भी भेंट की। तबरुक में उन्हें अजमेर का प्रसिद्ध सोहन हलवा दिया गया है। पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अजमेर के फवारा सर्कल से लेकर दिल्ली गेट होते हुए दरगाह बाजार तक की सभी दुकान व मकानों भी सुबह 11 बजे से बंद कर दिया गया। किसी भवन, मकान, दुकान, होटल व गेस्ट हाउस की बालकनी पर भी लोगों को खड़े रहने पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्षेत्र में सिर्फ जिला प्रशासन की ओर से जारी पासधारी को प्रवेश की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश और की पाकिस्तानी शेख हसीना प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह आ चुकी है। पीएम के पद पर रहते हुए सन 1996, 2010 और 2017 में अजमेर शरीफ की दरगाह पर आई थी। 1975 एवं 1980 तक शेख हसीना दिल्ली रहा करती थी। इस दौरान भी वह अजमेर दरगाह आती थी। बतौर प्रधानमंत्री वे चौथी बार अजमेर दरगाह पर आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है, ढोल उठाए जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा है।
स्टेज पर डांस करते करते हार्ट अटैक आने और फिर मौत की और घटनाएं कई सामने आई हैं। बुधवार को जम्मू के बीरटास इलाके में एक आर्टिस्ट के डांस करने के दौरान स्टेज पर जान चली गई। हादसा कोथेगांव के गणेश उत्सव कार्यक्रम में हुआ, जब 20 साल का आर्टिस्ट योगेश गुप्ता लड़की की कॉस्ट्यूम पहनकर ओम नमः शिवाय भजन पर प्रस्तुति दे रहा था। यह पिछले कुछ दिनों में स्टेज आर्टिस्ट की मौत का तीसरा मामला है। वहीं 3 महीने पहले सिंगर केके की मौत भी एक कॉन्सर्ट के परफॉर्मेंस देने के बाद हुई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हिस्ट्री रह रही है या आपको खुद को कभी सीने में दर्द उठ रहा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। भजन पर परफॉर्म करने के दौरान कलाकार के पैर लड़खड़ाए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। फिर तुरंत ही उठकर बैठ गया और परफॉर्मेंस जारी करा। ऐसे में वहां बैठे लोगों को लगा कि उसका गिरना डांस का हिस्सा था। उसके बाद कलाकार ने 2 डांस स्टेप भी किए होंगे की वजह से दोबारा आगे की तरफ गिर पड़ा। उसके बाद भी वह उठने की कोशिश करता दिखाई दिया। उसके हाथ पैरों में हलचल होती दिखी, लेकिन लोग इसे परफॉर्मेंस समझते रहे। कुछ सेकंड के बाद उसके शरीर में भी हलचल होनी बंद हो गई। इस पूरे वाकई के दौरान आर्टिस्ट के साथ उसका डांस खत्म होने का इंतजार करते रहे। जब वह बहुत देर तक नहीं उठा तो स्टेज के कोने में भगवान शिव की कॉस्ट्यूम में खड़े दूसरे आर्टिस्ट ने उसे उठाने की कोशिश की। स्टेज पर और भी लोग आ गए और म्यूजिक रुकवा गया। साथ ही कलाकार ने उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेमन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार ने कार्यकाल में कब्र के चारों ओर मार्बल और LED लाइट्स लगाई थी। भाजपा नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी शेयर की है। हालांकि राम कदम के सवाल उठाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने कब्र से LED हटवा दी है। राम कदम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा था कि गुनहगार याकूब की कब्र को क्यों सजाया गया है। जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। याकूब 1993 में बम ब्लास्ट के दोषी रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। याकूब के कब्र पर सारे विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर निशान साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा कि फांसी देने के बाद आतंकियों के शव को उसके परिवार को नहीं दिया जाता है। 2015 में भाजपा सरकार ने याकूब के शव को उसके परिवार को सौंप दिया। भाजपा इस पर अब पॉलिटिक्स कर रही है। आमतौर पर कब्र की खुदाई 18 महीने के बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल के बाद भी नहीं हुई। याकूब की कब्र को लेकर पहले सवाल उठते रहे हैं। अब याकूब के चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने 2020 में LT मार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रऊफ ने आरोप लगाया गया था कि ट्रस्टियों ने कब्रिस्तान के याकूब मेमन की कब्र को 5 लाख रुपए में बेचा। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी याकूब चार्टर्ड अकाउंटेंट था। वह धमाकों की साजिश में शामिल था। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक याकूब दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के आतंकी संगठन के फाइनेंस के काम में देखता था। सीबीआई ने 1996 में याकूब को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद 2015 में नागपुर जेल में याकूब को फांसी दी गई थी। मुंबई में 12 मार्च 1993 में भीड़ भरी 12 जगहों पर हुए बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत की बेसमेंट में भी ब्लास्ट हुआ था। इसमें 50 लोग मारे गए थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तिरंगे से स्कूटी साफ करता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। उसे जेल भी भेजा गया है। पुलिस ने उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली है और तिरंगे को भी बरामद कर लिया है। हालांकि स्कूटी किसके नाम से है, पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। 29 सेकंड का ये वीडियो शख्स के तिरंगे का अपमान करते हुए देखा गया। उसने पहले सीट को साफ किया, फिर सामने के शीशे को पोंछा। इसके बाद पूरी स्कूटी को सफाई तिरंगे से ही की।
पुलिस के मुताबिक गाड़ी का इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो चुका है। बताया जा रहा है कि वह रोज इसी तरह से अपनी स्कूटी साफ करता है। मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर तिरंगे के अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज की गई है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत 2 धाराओं में एफआईआर किया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमने ही काटा है ढोल उठाए जग सारा जय मयूर की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंदी घोषी के बसपा सांसद अतुल राय को आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट परिसर में वे अचानक बेहोश हो गए। पुलिस और समर्थक उन्हें उठाकर कोर्ट के अंदर लेकर गई है। फिलहाल उनकी तबियत ठीक बताई जा रही है और एम्बुलेंस में वापस प्रयागराज ले जाया गया है। वाराणसी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि सांसद अतुल राय की न्यायिक रिमांड बनाई जानी थी। इसके लिए उन्हें अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की अदालत में पेश किया जाना था। इसी बीच वह अचानक बेहोश खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस में वापस नैनी सेंट्रल जेल ले गया है। उनकी पेशी नहीं हो सकी और उसी की वजह से न्यायिक रिमांड भी नहीं बन पाया। बता दें कि यह मामला अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर जान देने वाली युवती और उसके दोस्त को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुड़ा हुआ है। सांसद अतुल राय के खिलाफ 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में रेप सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। अतुल के खिलाफ यह मुकदमा बालिया की रहने वाली युवती ने दर्ज कराया था। 22 जून 2019 को अतुल राय ने वाराणसी की अदालत में सरेंडर भी किया था। तब से अब तक वह जेल में ही बंद है। 16 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती और उसके गवाह सत्यम प्रकाश राय सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक पर लाइव हुए और खुद को आग लगा दी। दोनों को आरोप था कि अतुल राय के इस आश्रय पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया है कि जान देने के सिवा अब कोई उसके पास रास्ता नहीं बचा। उपचार के दौरान 21 अगस्त 2021 को सत्यम प्रकाश राय की मौत हो गई थी। वहीं 24 अगस्त 2021 को युवती ने भी दम तोड़ दिया। सांसद अतुल राय को रेप के 3 साल पुराने मामले में वाराणसी के विशेष न्यायाधीश श्याराम चौरसिया की अदालत ने बीते 6 अगस्त को बरी किया था। अदालत ने अपने आदेश को 101 पेज में दिया था। अदालत ने कहा था कि पीड़िता ने जो सबूत दिए हैं और जो बात कही है वह न तो विश्वसनीय है और न ही बेदाग है। पीड़ित पक्ष अतुल राय पर लगाए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में आरोपी अतुल राय को दोष मुक्त किया जाना न्याय संगत है। तथ्य और साक्ष्य साबित करते के ही अतुल राय के खिलाफ राजनीतिक साजिश और रंजिश के साथ ही लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए सोच समझकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जनजाति विद्रोही पर आधारित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने केंद्रीय विधि और न्यायिक मंत्री किरेन रिजिजू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के किरेन रिजिजू ने कहा कि वह भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको सीरियसली न लिया जाए। वो हर प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करने का काम कर रहे हैं।
उनकी बातों पर ध्यान से न दिया जाए। भाषा, जाति और धर्म को लेकर भारत को बांट रहे हैं, उनकी बात ही न किए जाए। कार्यक्रम के मंच पर किरण रिजिजू ने कहा कि BHU अपने आप में एक शहर है, इसकी प्रतिष्ठा दुनिया में हर जगह है। मुझे तो यूपी बिहार के टीचरों ने पढ़ाया है, रामायण का ज्ञान यही के टीचरों से प्राप्त किया और उन टीचरों का पर भूखी छाप रही। मैं यहाँ के लॉ कॉलेज के प्रोफेसरों के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की हिंदी में ही कानून की बात करें। यहाँ से आप कई जुडिशियरी सर्विस में जाए तो वहां भी सुनवाई और फैसले को हिंदी में बढ़ावा दे। जब से इस देश में कानून मंत्री बना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और अधिवक्ताओं के साथ मिला, तो उनसे यही कहता हूँ कि जो अंग्रेजी में बहस करते हैं उनको प्राथमिकता देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को पढ़ाई का विशेष दर्जा मिला तो अंग्रेजी जानने लगा और वह बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ऐसा बिल्कुल न सोचे, सोच में प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ तथाकथित सीनियर वकील यह सोच के बैठे हैं कि देश का पथ वो लोग निर्धारित करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि किसी देश की शुरुआत राजधानी से नहीं, सीमाओं से होती है। देश राजधानी से नहीं बल्कि सीमाओं को जोड़कर बनाता है। इसलिए गलतफहमी में न रहे, मैं देश को कानून मंत्री के हिसाब से नहीं, नागरिकों के हिसाब से कहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से स्वदेशी की जागृति फिर से पैदा कर पाए हैं। सहयोग की बात की है तो आदिवासियों में मैं पहला व्यक्ति हूं जो देश का कानून मंत्री बना। इस जिम्मेदारी में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं, यानी कि कुल भारत में 21 कम्युनिटी के कुल 8 मंत्री हैं। हमारे जंगलों में जिस परंपरा के साथ आदिवासी रहते हैं वही मुख्य धारा है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इसी चीज को देखें कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। अब वह 1:30 बजे शुरू हो रहे कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सभागार में आ चुके हैं। मुख्य आयोजन 3:30 बजे तक चलेगा। कांग्रेस ने देश तोड़ने का सिवाय कुछ काम नहीं किया है। राहुल गांधी का हर बात को ध्यान से सुनिए। वो हर प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करने का बात करते हैं, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के। हर समय देश को तोड़ने का काम ही कर रहा है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। और क्या वो जोड़ेंगे? वो तो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। ताई के लिए मुख्यमंत्री ने अपना सरकारी हेलीकॉप्टर इंदौर भेजा था, जिसमें बैठकर वे भोपाल आई। ताई और सीएम के बीच कई मुद्दों पर लंबी बातचीत भी हुई। इसके बाद ताई गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से भी मिली। इस मुलाकात को औपचारिकता बताते हुए ताई के करीबियों ने दावा किया है कि इंदौर में अहिल्या स्मारक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन, जमीन आदि को लेकर चर्चा हुई है। ताई की सीएम और वी.डी. शर्मा से मुलाकात लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही है। दरअसल पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुगलबंदी देखी गई। दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हुए दिखे। पश्चिम बंगाल में प्रपार से फ्री होकर विजयवर्गीय अभी इंदौर में ही है। ऐसे में इंदौर का नया पावर सेंटर कहां होगा, यही अटकलें ज्यादा है। ऐसे में ताई की इन मुलाकातों के कई सियासी मायने निकलने जा रहे हैं। पिछले साल सीएम शिवराज ने इंदौर में अहिल्या स्मारक बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए ताई को सीएम के ट्रस्ट और जमीन आवंटन के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी अहिल्या स्मारक के बहाने मराठी वोट बैंक को साथे रखना चाहती है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस काम को गति दी जाएगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इंदौर में मराठा और महाराष्ट्रियन दोनों वोट बैंक है। सिंधिया मराठा है तो महाजन महाराष्ट्रियन, दोनों की मराठी वोट बैंक में पैठ है। इंदौर की पॉलिटिक्स में यदि विजयवर्गीय और सिंधिया का पावर सेंटर आकार लेता है तो शिवराज सुमित्रा महाजन के जरिए अपनी ताकत भी हमेशा की तरह बरकरार रख सकते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री दोपहर को ओमकारेश्वर से खजुराहो जाने के लिए इंदौर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले ही मुख्यमंत्री और ताई के बीच सौजन्य भेंट को लेकर चर्चा हो चुकी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें भोपाल निवास पर आमंत्रित भी किया था। दोपहर को मुख्यमंत्री ने निर्देश्वर महाजन के साथ उनके निज सहायक राजेश मिश्रा व ताई के खास समर्थक व पूर्व MIC सदस्य सुधीर देंगड़े उसे हेलीकॉप्टर से भोपाल पहुंचे।
फिर शाम 7 बजे मुख्यमंत्री को जब वो भोपाल लौटे तो दोनों के बीच करीब 1 घंटा चर्चा हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करना। सारा जय मयूर की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद और गरबा पंडाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके थे, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति गरबे में अपनी पहचान छिपा कर नहीं आए। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को आई कार्ड देखकर यदि एंट्री दी जाएगी, ये सभी आयोजकों को तय करना चाहिए। ग्वालियर पहुंचे मंत्री ठाकुर ने कहा कि अब गरबा पंडाल में जो भी आएगा अपना आईडी कार्ड साथ लेकर ही आएगा। सभी आयोजकों को यह सलाह भी दी गई है कि चेतावनी भी है। वैसे अब सभी संगठनों जागरूक हो चुके हैं, फिर भी पहचान छिपाकर किसी को भी गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे। मंत्री उषा ठाकुर ने इससे पहले भी कई विवाद बयान देकर सुर्खियों में रह चुकी है। समाज घुस जाते, दूसरे धर्म घुस जाते, उसको लेकर अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश है? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्रीय सरकार पर भड़क गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लोकार्पण समारोह के न्योते की भाषा पर नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने कहा कि वह कोई उनके बंधु मजदूर नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम बंगाल से एक खेल की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और अन्य साथी एकजुट होकर फिर भाजपा सरकार कैसे बनाएंगे।
भाजपा सरकार की कोई जरूरत नहीं है। बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में नेताजी की नई प्रतिमा बनाने का मुझे बुरा लगा है। पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ? दूसरा यह है कि जिस ढंग से मुझे कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया गया वह भी अच्छा नहीं है। दिल्ली में नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन के समारोह को लेकर मुझे एक अवर सचिव का पत्र मिला। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप वहां मौजूद रहे। इस भाषा पर आपत्ति प्रकट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूं? ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया भारत यात्रा के वक्त उन्हें मुलाकात के लिए केंद्र द्वारा आमंत्रित नहीं करने पर भी नाराजगी जताई। बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। वह यह जानना चाहती है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शेख हसीना से उनकी मुलाकात को लेकर चिंतित क्यों है। तृणमूल कांग्रेस के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन केंद्र ने मुझे उनकी यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। ममता ने हसीना से मुलाकात के लिए आमंत्रित नहीं करने पर केंद्र को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बीरभूम जिले को पता नहीं कि कैसे हारना है। जब तक केस तो वापस नहीं लौटेंगे, हमारी लड़ाई मजबूत रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत का दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हर भारतीय को इस पर गर्व है। वे सूरत के उलपाड इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए हैं। इसमें 10 लाख घर अकेले गुजरात में ही बनाए गए हैं। पिछले 2 दशकों में यह मेडिकल कॉलेज की संख्या 11 से बढ़कर 31 हो चुकी है। इस एम्स अस्पताल बना रहे हैं। कोई नई मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है। इसके बाद अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित पुस्तक मेले के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में पुस्तक मेले की जो परंपरा शुरू की है, ये समय के साथ और ज्यादा समृद्ध होती जा रही है, जिसके जरिए गुजरात के साहित्य और ज्ञान का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही नए युवा साहित्यकारों, लेखकों को भी एक मंच मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में आप सबके बीच था, तब गुजरात ने भी वाची गुजरात अभियान शुरू किया था। आज कलम को कार्निवल जैसे अभियान गुजरात के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। पुस्तक और ग्रंथ, ये दोनों हमारी विद्या उपासना के मूल तत्व है। गुजरात में पुस्तकालयों की तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के पुस्तक मेला एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के एक आयाम में भी कि हम हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास को कैसे पुनर्जीवित करें। पीएम मोदी ने कहा कि कलमनो कार्निवल जैसे आयोजन देश को अभियान को गति दे सकते हैं। पुस्तक मेले में आजादी की लड़ाई से जुड़ी किताबों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन इस दिशा में एक सकारात्मक माध्यम साबित होगा। बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच को। शुरू होने वाले पहले दुबई स्टेडियम के बाहर आग लग गई। मैच शाम 7:30 बजे खेला गया, तभी दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने में जुट गए हैं। यह आग स्टेडियम में एंट्री गेट के पास मौजूद एक बिल्डिंग में लगी थी, जिसका धुआं पूरे स्टेडियम के आसपास दिखने लगा था। एशिया कप 2022 में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। लीग मैच में लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद जब भारत सुपर 4 में पहुंचा, तब पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका ने खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी। सुपर 4 में मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से और श्रीलंका ने 6 विकेट से हराया था। टीम इंडिया को उम्मीद थी कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है तो फाइनल में पहुंचने की थोड़ी उम्मीद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पहले विकेट से ही हरा दिया। एशिया कप में दोनों ही टीमों की एक जैसी कहानी रही है। दोनों एशियाई टीमों ने ग्रुप स्टेज में अपने सारे मुकाबले जीते थे। भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान और हांगकांग को हराया था। दूसरी ओर से अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका और बांग्लादेश को मात दी थी। सुपर 4 में ये टीमों अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई। दोनों
टीमें पॉइंट टेबल में अपना खाता खोलने जाएगी। इंटरनेशनल T20 में भारत और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 3 मुकाबले खेले हैं। भारत ने इन 3 मुकाबलों में अफगानिस्तान को हराया है। छत्तीसगढ़ भाजपा का चेहरा कौन होगा? मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल को सुनकर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की आवाज तेज हो गई। उन्होंने मीडिया से ही सवाल पूछ लिया कि वो बोली, देखिए ये बार बार प्रश्न उठाते हैं, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? कभी टीएमसी, कभी साहू वोट के लिए ताम्रध्वज होंगे, उनके जाकर पूछिए। मैं हर बार कह चुकी हूँ कि हमारे हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। जब ये जवाब डी पुन्नी ने दिया तब बीते 15 सालों से छत्तीसगढ़ के चुनाव में भाजपा का चेहरा रहे पूर्व सीएम डॉक्टर रामन मुस्कुराते रहे। ये वाक्य हुआ डी पुरंदेश्वरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दरअसल 9 अगस्त शुक्रवार को भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आ रहे हैं। इसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए डी पुरंदेश्वरी, डॉक्टर रामन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुनन एवं संगठन के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे। इस मैदान में नड्डा बड़ी कार्यकर्ता सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियों के बीच मीडिया से इन नेताओं ने जेपी नड्डा के कार्यक्रम और प्रदेश के सियासी मुद्दों पर भी बात की। डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले देश को तोड़ने वाले कांग्रेस ही है। 370 कौन लेकर आया था? हटाने का काम तो हमने किया। भारत को हमने जोड़ा है। कांग्रेस को चाहिए तो वो पहले कांग्रेस को जोड़ ले। उनके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। साइंस कॉलेज के मैदान में विशाल डोम भाजपा तैयार कर रही है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि यहाँ प्रदेश से बूथ स्तर के 51,000 कार्यकर्ता आएंगे, जहां जेपी नड्डा सभी को मार्गदर्शन करेंगे। हम इसके बाद तैयार है। प्रदेश के चुनावी जंग में मैदान में कूदने को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम एकात्मक परिसर तक बड़ा रोड शो करेंगे। फिर वहां कोर ग्रुप प्रदेश के नेताओं और अलग अलग स्तर पर जो काम करने हैं उन विषयों पर जेपी नड्डा बात करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सूची बनी है, उस सूची के हिसाब से साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। नेता को प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गौरव की बात है कि बूथ स्तर नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी ने नेता अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को लोगों से आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी को वोट देने को अपील की है। केजरीवाल हरियाणा की 2 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदमपुर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 में राज्य में अपनी सरकार बनाने का प्रवेशद्वार होगा। हरियाणा विधानसभा से कुलदीप सिंह बिश्नोई ने इस्तीफा देने के बाद आदमपुर सीट पर उपचुनाव होना तय है। बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तभी आदमपुर सीट को बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। केजरीवाल ने कहा 2 साल बाद हरियाणा में चुनाव होंगे और यह चुनाव को लेकर ट्रेलर है। हम आदमपुर में जमे हुए हैं और 3-4 महीने में उपचुनाव होंगे। केजरीवाल को एक मौका दीजिए। अगर मैं हरियाणा को नहीं बदल पाया तो मुझे बाहर कर देना। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आदमपुर से हम जिताएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हरियाणा में सरकार बनाएगी। आदमपुर 2024 में आपके लिए हरियाणा में सरकार बनाने का प्रवेशद्वार होगा। केजरीवाल ने दूध, गेहूं, चावल और शहद समेत खाद्य वस्तुओं पर कर लगाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशान साधा और इसे देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया गया। लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव दिखाने के लिए केजरीवाल ने कहा कि आदमपुर में उनके कई रिश्तेदार हैं। उन्होंने खुद को हरियाणा का छोरा बताया। उन्होंने हिसार में अपने स्कूल व कॉलेज के दिनों को भी याद किया। राज्य के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दूसरे दिन केजरीवाल ने आदमपुर में अपनी पार्टी की तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। रैली के दौरान आप समर्थक राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे, जबकि लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गीत बज रहे थे। केजरीवाल ने बुधवार को अपने गृहनगर हिसार में अपनी पार्टी के मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की थी।
विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।